बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जेईई पेपर लीक मामले के साथ। अब इस पेपर लीक मामले में निशाने पर सरकार है। सोनीपत में लीक हुआ था जेईई का पेपर और अब कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार को इस पर जमकर घेरा है। जाहिर हुआ है सरकार का नकारापन। एक बार फिर से ये कहा गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र है। पेपर लीक माफिया में कानून को कोई भय नहीं है। फर्जी पेपर के बदले 10 से 15 लाख रुपए की रिश्वत ली गई और सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन जेईई मेंस परीक्षा में धांधली का आरोप है पूरा मामला था। हालांकि बाद में पेपर तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत अब रुकने का नाम नहीं ले रही। जेईई पेपर लीक मामले में बीजेपी और जेजेपी को जमकर घेरा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार का नकारापन एक बार फिर से जग जाहिर हुआ है। हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है और पेपर लीक माफिया में कानून का कोई भय नहीं रहा। और वहीं बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, जो एक बार फिर से आमने सामने है। दोनों के बीच ट्विटर वॉर जारी है। अब हरियाणा ने पंजाब से कृषि के क्षेत्र की तुलनात्मक आंकलन पेश किया है। हरियाणा सरकार ने फिर से पंजाब सरकार को घेरा है और पंजाब को पछड़ा हुआ बताया है। कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों और किसानों की मेहनत की बदौलत हरियाणा अपने बड़े भाई पंजाब से काफी आगे निकल गया है। हरियाणा में कृषि के मामले में हो रही प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार राज्य सरकार की कृषि नीतियां हैं। पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल व कृषि योग्य भूमि बेशक हरियाणा से कहीं ज्यादा है, लेकिन पिछले 7 सालों में 21 फल सब्जियों और 11 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके खरीद करने का जो साहसिक फैसला लिया है, उसके मुकाबले पंजाब नजदीक भी नहीं ठहरता। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की भरपाई करने जैसे लाभकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालात को सुधारने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हरियाणा पिछले 7 सालों के दौरान पंजाब से किसानी व्यवसाय के क्षेत्र में 4 कदम आगे जा चुका है। कुछ सालों में किसान हित में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम हैं। हरियाणा में जहां तक कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों की बात है, हरियाणा के आगे पंजाब कहीं नहीं ठहरता। कृषि विकास दर के मामले में भी हरियाणा की दर 6.3% है और पंजाब की दर मात्र 2.1%, जो कि हरियाणा की दर की 1/3 के बराबर है। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 11 चीनी मिलें स्थापित की हैं। पंजाब में कहने को तो चीनी मिलों की संख्या 15 है, लेकिन चालू हालत में मात्र 9 मिलें हैं। बाकी की 6 मिल बंद पड़ी हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम देने और एमएसपी पर खरीदने के मामले में भी हरियाणा प्रदेश अपने बड़े भाई पंजाब से काफी आगे है। हरियाणा में 21 प्रकार के फलों और सब्जियों के संरक्षित भाव निर्धारित करने के लिए जो भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है, उसकी चर्चा तो पूरे देश के किसानों में है। पंजाब में भावांतर भरपाई योजना जैसी कोई योजना नहीं। राज्य में फल और सब्जियों के उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की। पंजाब में ऐसी कोई योजना आज तक शुरू नहीं हो पाई। प्रदेश में 81 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ने का काम किया, जबकि पंजाब की मात्र 37 मंडियों को उक्त पोर्टल से जोड़ा गया है। हरियाणा में 76 जल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। पंजाब में मात्र 61 प्रयोगशालाएं ही शुरू की गई। हरियाणा शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंडियों में आने वाले किसान और वहां कार्य करने वाले आढ़तियों को 10 लाख रुपए के बीमा से कवर किया गया है। पंजाब में ऐसी कोई योजना नहीं है। हरियाणा की मंडियों में आने वाले गरीब मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन के लिए कैंटीन है। पंजाब में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की और राज्य में आज तक करीब 58,000 कार्ड जारी भी कर दिए गए। पंजाब इस योजना को शुरू ही नहीं कर पाया। पिछले 7 वर्षों में किसानों का रुझान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ काफी बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 17 लाख किसानों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए बीमे के रूप में मिले। पंजाब के किसानों के लिए वहां की सरकार ने कोई भी फसल बीमा योजना शुरू नहीं की।
तो वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के चलते आसपास के इलाकों के व्यापारी परेशान हैं। कामकाज ठप हो चुका है, इंडस्ट्री को खासा नुकसान हो रहा है। इसलिए कारोबारियों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी तैयारी की है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन बादस्तूर जारी है। 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे और कृषि कानून रद्द होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन के कारण सरकार पर कोई असर हो या ना हो, लेकिन हरियाणा के व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों पर जरूर हो रहा है। इसीलिए अब उन्होंने मानवाधिकार कमीशन का रुख किया है। टिकरी बॉर्डर और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे खुलवाने की मांग करते हुए व्यापारियों ने कहा कि अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट में PILP दायर करने जा रहे हैं। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स ने कहा कि बहादुरगढ़ में 12,000 फैक्ट्रियां हैं और जिनमें 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो काम ठप होने की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि वह किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत करके कोई मसले का हल निकाले ताकि उनका कारोबार भी चल सके। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस बाबत बात हुई थी, लेकिन मसले का हल नहीं निकल पाया। बॉर्डर जो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है, इससे हमारी फैक्ट्रियों को हजारों करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। आम जितनी जनता है हमारी, वो तो परेशान है ही। शहर की लगभग 7.5-8 लाख वर्कर हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में काम करते हैं, जिनमें से काफ़ी पलायन कर गए हैं। हमारी जो 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी मुश्किल से 1 शिफ्ट की चला पाते हैं। आपको बता दें कि 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पहले कारोबारियों पर कोरोना की मार और अब आंदोलन के कारण काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक बरकरार है, कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार को कह चुकी है कि इस तरह किसान रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, जिसलिए सरकार मसले के हल की ओर बढ़े। लेकिन अब कारोबारियों की PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये देखना होगा। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं रोहतक की, जहां के विजयनगर में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद किया है। हत्यारोपी अभिषेक की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुआ है। JLN नहर के पास झाड़ियों में छिपा कर रखी गई थी पिस्तौल। मां, बाप, बहन और नानी की हत्या का आरोपी है अभिषेक। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अभिषेक से जब पूछताछ की है, तो पुलिस की पूछताछ में जहां पहले उसने अपना जुर्म कबूला और अब उसकी निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुआ है, जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिससे अपने ही मां, बाप, बहन और नानी की हत्या कर दी थी अभिषेक ने। तो पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद कर लिया है। और बात करते हैं सोनीपत शहर की, जो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। जी हां, बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की फिर से पोल खोलकर रख दी। देर रात हुई बारिश में शहर का मुख्य अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। यहां पर 12 फीट के करीब पानी भर गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य अंडरपास के अलावा शहर के अन्य अंडरपास का भी यही हाल है। ये पहली बार नहीं हुआ, हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। बारिश ने एक बार फिर से इंतजामों की पोल खोल दी है। और ये तस्वीरें सोनीपत की देख रहे हैं, ये किसी नहर की तस्वीरें, किसी तालाब की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये मुख्य अंडरपास की तस्वीरें हैं, जो एक स्विमिंग पूल में, नहर में, तालाब में तब्दील हो गया। रात 2 के बाद बारिश हुई थी यहाँ पे, देख रहे हो इतना पानी भर रहा है यहाँ पे। ये लोग बाग भी परेशान होते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती सरकार। नहीं, और बिल्कुल एक तालाब बन गया, बिल्कुल तालाब बन गया ये। तो जी बन जाता है जब बारिश होती है, जब भी बन जाता है, कई घंटे भरा रहता है। कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है, पर निकला देर से निकलता है। उधर चरखी